चंडीगढ़ 6 जनवरी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और कहा कि केंद्र सरकार हरियाणा के हितों पर कुठाराघात कर रही है और प्रदेश सरकार 6 जनवरी 2023 गूंगी बनी बैठी है। हमने फैसला किया है कि हम चुप नहीं रहेंगे, संसद से हरियाणा के हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा ऐसा राज्य है जो कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में 50% मेडल भारत माता के लिए जीत कर लाता है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। पिछले 4 ओलंपिक में देश को मिले कुल मेडल में से आधे से ज्यादा हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। पिछले ओलंपिक में करीब 25% खिलाड़ी हरियाणा से थे। हमें गर्व है कि 2006 के बाद से ओलंपिक समेत जितने भी खेल हुए उनमें 50% मेडल और 25% खिलाड़ियों का हिस्सा हरियाणा का है। लेकिन जब कॉमनवेल्थ खेल 2030 के आयोजन की मेजबानी का अवसर हमारे देश को मिला तो मेजबान प्रदेश के चयन में केंद्र की भाजपा सरकार ने हरियाणा को नहीं चुना, बल्कि इसके लिए गुजरात का चयन किया गया। कॉमनवेल्थ खेल 2030 के लिए लाखों करोड़ का निवेश अब अहमदाबाद में होगा। खेल का ढांचा तैयार होगा। अगर यही खेल का ढांचा, स्टेडियम और डेवलपमेंट पर लाखों करोड़ खर्चा हरियाणा में होता। उन्होंने कहा कि भारत के हर प्रदेश की अपनी विशेषताएं हैं, अपनी सफलताएं हैं, अपनी खूबियां हैं और उसके आधार पर भारत सरकार को राजधर्म निभाते हुए निर्णय लेना चाहिए। जब खनिज की बात आती है तो उड़ीसा का नाम आता है। पंजाब के गीतकार, गायकों का नाम दुनिया के अंदर लिया जाता है। साहित्य की बात आती है तो बंकिम चंद्र चटर्जी से लेकर और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे साहित्यकार बंगाल के माने जाते हैं। गुजरात के ट्रेडर्स की अपनी पहचान है। मगर जब खिलाड़ियों की बात आती है तो हरियाणा से आने वाले खिलाड़ियों ने भी देश के नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारे बीच में उपस्थित सभी आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, सम्मानित नेतागण, आज जो बात आपके माध्यम से हरियाणा के लोगों के बीच में हम रखना चाहते हैं वो हरियाणा प्रदेश के हकों से जुड़ी हुई है। जब से भाजपा सरकार आई है लगातार हरियाणा के हकों को मारने का काम हो रहा है। चौतरफा हमला हरियाणा और हरियाणा वासियों के हकों को मारा जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा भी और प्रदेश सरकार भी हरियाणा के हकों की पैरवी करने के लिए कुछ कर नहीं रही। आप देख रहे हैं हरियाणा प्रदेश की भाजपा सरकार जब हरियाणा और हरियाणा वासियों के हकों की बात आती है तो गूंगी हो जाती है। शायद अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए गूंगी हो जाती है या उनके दबाव से गूंगी हो जाती है, उनके डर से गूंगी हो जाती है। लेकिन हरियाणा के हकों पे और प्रहार हम होने नहीं देंगे, हम गूंगे नहीं रहेंगे। सारे हमारे साथियों ने हमने लगातार हरियाणा के हकों की बातें उठाई हैं और आगे भी हम ये उठाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे हरियाणा के हकों के लिए, हरियाणा वासियों के हकों के लिए लड़ेंगे। मैं 5 उदाहरण, बाकी सारे आपके पास सामने पहले ही हैं क्या किस तरीके से हरियाणा के हकों को मारा जा रहा है, मगर 5 उदाहरण मैं आपके बीच में दूंगा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी कहीं कभी तो कहते हैं कि बिहार से उनका बड़ा गहरा नाता है, कभी पंजाब की राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन हरियाणा के हितों की जब बात आती है तो वो भी मौन धारण कर लेते हैं। बड़े दुख की बात है। पहला उदाहरण आपको सबको पता है, पानी को लेकर और राजधानी को लेकर कितना हमारे हकों का हनन किया जा रहा है। SYL की सारी बात बाद में मैं थोड़ा खोल के विस्तार से बताऊंगा। SYL का फैसला हमारे हक में है, उसका तो आगे कोई काम बढ़ाया नहीं, केंद्र सरकार से कोई पैरवी करी नहीं गई, समय भी नहीं लिया गया प्रधानमंत्री जी से मिलने जब से ये फैसला आया है। ऊपर से पंजाब ने भाखड़ा का पानी भी हमारा जब आधा कर दिया तो सेंटर में जाके पैरवी नहीं करी हरियाणा किसी भाजपा के नेता ने। हम ही सांसद गए थे बात उठाने। राजधानी का आपको पता है, चंडीगढ़ में आपकी विधानसभा
बनने की जगह तक भी सरकार ने प्रस्ताव, अभी केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। हम अपनी विधानसभा भी नहीं बना सकते चंडीगढ़ में, तो राजधानी और पानी का तो आपको पता ही है पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े राष्ट्रीय महत्व के और हरियाणा के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे, एक एक करके हरियाणा से बाहर चला गया पिछले 11-12 साल से। और इन 11-12 साल में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो 12 साल हो गए, हरियाणा से बाहर चले गए। दुख की बात है कि हरियाणा के किसी भाजपा नेता ने ये तक नहीं कहा कि भाई ये गलत हुआ। एयरपोर्ट जो महम में आना था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो नोएडा में चला गया। रेल कोच फैक्ट्री जो सोनीपत में आनी थी, वो रेल कोच फैक्ट्री बनारस में चली गई। डिफेंस यूनिवर्सिटी जो गुड़गांव में आनी थी, बिनोला गांव में, वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है गांधीनगर में 2020 में वहाँ बनाई जा रही है। डिफेंस यूनिवर्सिटी वहाँ चली गई। हमारे समय 88 किलोमीटर मेट्रो बनी थी हरियाणा में। जब से सरकार आई है 12 साल से 1 इंच भी मेट्रो केंद्र सरकार से कोई आया नहीं। एकमात्र दूरदर्शन का जो केंद्र था हिसार में, वो बंद हो गया। तो सारे जो राष्ट्रीय महत्व के, वो भी हमारे संस्कृति को बचाने में महत्वपूर्ण बात थी, वो सारे चले गए। और एम्स बाड़सा के अंदर बहुत से कुछ 10 राष्ट्रीय संस्थान आने थे झज्जर में, वो 12 साल से ठंडे बस्ते में चले गए। तो राष्ट्रीय महत्व की सारी प्रोजेक्ट्स हरियाणा से स्थानांतरण कर दिया गया। और यहाँ की भाजपा सरकार ने हरियाणा के हितों को, रक्षा छोड़ो, उसके लिए एक शब्द तक नहीं कहा कि ये गलत हो रहा। ऐसे ही नौकरियों की बात, ये मैं और जब अभी 5 उदाहरण दे रहा हूं, फिर मैं 2-3 पेज पे खोल के आपसे सारी बात करूंगा। नौकरियों की बात, ग्रुप ए और ग्रुप बी, एचपीएससी के माध्यम से जो नौकरियां लग रही है हरियाणा में, आप वो देख रहे हैं, ज्यादातर बाहर के बच्चे लगाए जा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक लिस्ट आती है, बाहर के बच्चे लगते हैं। यहां तक कि एचपीएससी के चेयरमैन भी बाहर के लगे हुए हैं। 3 करोड़ हरियाणा वासियों में एक भी कोई हरियाणा में ऐसा कोई नागरिक हरियाणा का नहीं मिला, ऐसा कोई हरियाणा वासी नहीं मिला इस भाजपा सरकार को जिसकी ऐसी क्वालिफिकेशन हो जो एचपीएससी के चेयरमैन लग जाए। आप अंदाजा लगाओ, यूपीएससी के चेयरमैन और यूपीएससी के सदस्य तक हरियाणा के लोग रहे हैं, मगर एचपीएससी में कोई इतना काबिल नहीं मिल पाया। आप अंदाजा लगाइए, मैं खोल के भी बताऊंगा, बाहर के बच्चे लग रहे हैं। और इस विषय पर एक भाजपा के नेता का आज तक कोई बयान नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है। इसी तरीके से आपको याद होगा, मैंने पहले भी टैक्स की बात करी थी कि देश में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हरियाणा से, देश की 7% जीएसटी हरियाणा से आती है, देश में सबसे ज्यादा। और इस लोकसभा सत्र में यह भी बात आई कि देश में सबसे ज्यादा टोल कलेक्शन भी हाईवे से हरियाणा से हो रहा है। सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हरियाणा से, देश में सबसे ज्यादा टोल कलेक्शन हरियाणा से। और उसके अवज में जो बजट आवंटन होता है, वो हरियाणा में जो सबसे कम देश में है, उनमें से बजट आवंटन हरियाणा में किया जा रहा है। जो केंद्र की स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, इस बारे में भी आपसे मैं थोड़ा सा खोल के बताऊंगा अभी। और 5वां उदाहरण खेल, और यहीं से शुरू करूंगा इसको, इस पॉइंट को थोड़ा खोलेंगे क्योंकि खेल पे भी हमने बात उठाई। आपने देखा संसद में, हम जो कांग्रेस के सांसद थे, हमने वो बात उठाई कि भाई ये कॉमनवेल्थ खेल 2030 में जो कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन किया जा रहा है, उसमें वैसे तो जब मेजबानी का अवसर हमारे देश को मिला था, तो प्रदेश का जब चयन होना था तो केंद्र की भाजपा सरकार को चयन करना चाहिए था हरियाणा का मेरिट पर, लेकिन हरियाणा का चयन नहीं किया गया। तो कम से कम सहभागीदारी के लिए हरियाणा प्रदेश को, क्योंकि उन्होंने गुजरात का चयन किया, तो कम से कम सहभागीदारी के लिए हरियाणा प्रदेश को कंसिडर किया जा सकता था। अब मैं ये जो 5 पॉइंट हैं, इनमें से 2-3 पॉइंट आपसे थोड़ा सा डिटेल के साथ आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। और हमारी 1-2 जो मांगे, खेल से मैं शुरू करता हूं। आपको पता है कि हरियाणा से आने वाले खिलाड़ियों ने
पिछले कुछ वर्षों में देश का नाम बहुत रोशन किया है। भारत माता की झोली को हमेशा पदक लाकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भरने का कार्य किया। 2006 से और आज तक ओलंपिक, एशियाई, कॉमनवेल्थ खेलों में जो भी कंटिंजेंट गए हैं उनमें 25% खिलाड़ी हरियाणा के, और मेडल्स में 50% हिस्सेदारी हरियाणा की। हर प्रदेश की, भारतवर्ष में हर प्रदेश की अपनी विशेषताएं हैं, अपनी सफलताएं हैं, अपनी खूबियां हैं, और उसके आधार पर भारत सरकार को राजधर्म निभाते हुए निर्णय लेने चाहिए। जब खनिज की बात आती है तो उड़ीसा का नाम आता है। जब पंजाब के गीतकार, गायक, उनका नाम दुनिया के अंदर लिया जाता है। साहित्य की बात आए तो बंकिम चंद्र चटर्जी से लेकर और टैगोर साहब तक साहित्यकार बंगाल के माने जाते हैं, गायक पंजाब के माने जाते हैं, उड़ीसा के खनिज का नाम आता है, गुजरात के ट्रेडर्स का की अपनी पहचान है। मगर खिलाड़ियों की जब बात आए तो हरियाणा के से आने वाले खिलाड़ियों ने भी देश के नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो कम से कम खेल के विषय में न्याय संगत ये होता कि जब ये लाखों करोड़ का निवेश होगा अब अहमदाबाद में, खेल का ढांचा तैयार किया जाएगा। अगर यही खेल का ढांचा, स्टेडियम और डेवलपमेंट पे लाखों करोड़ खर्चा अगर हरियाणा में होता, हम मेरिट पे बात मांग रहे हैं, तो हरियाणा के खिलाड़ी आने वाले समय में और ज्यादा इस खेल ढांचे में, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में तैयारी करके देश का, भारत माता की झोली भर सकते थे। आपको याद होगा ये खेलों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ये बात आपको याद होगा जब एशियाड दिल्ली में हुए तो दिल्ली के विकास को 4 चांद उस समय लगी, दिल्ली को पहचान मिली। और जो कॉमनवेल्थ 2010 दिल्ली में दोबारा मेजबानी हुई तो ट्रांस यमुना और उस तरफ की दिल्ली में स्पोर्ट्स विलेज, एशियाड विलेज, दिल्ली का विकास बहुत आगे गया। आज जब ये कॉमनवेल्थ खेल की दोबारा से मेजबानी की बात आई, उस समय देश की राजधानी के रूप में दिल्ली का चयन हुआ था, लेकिन आज जब ये बात आई तो न्याय संगत रूप में हरियाणा को कंसीडर किया जाना चाहिए था। मैं केवल पिछले 2022 के कॉमनवेल्थ खेल की आपको बात बताता हूं। जो देश के मेडल आए, उन मेडल्स में से 23 मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए। दूसरे नंबर पे तेलंगाना है, वो 6 मेडल तेलंगाना खिलाड़ी लेके आए। गुजरात से 1 खिलाड़ी मेडल लेके आए, 23 मेडल। दूसरे नंबर पे तेलंगाना, तीसरे नंबर पे पंजाब है, 5 खिलाड़ी थे जो पंजाब के मेडल लेके आए। जब देश में ऐसी आपने पहचान आपके खिलाड़ियों की बनी हो, तो कम से कम देश की सरकार को राजधर्म निभाना चाहिए था। मगर दुर्भाग्य ये है कि ये लगातार हरियाणा के हकों पे डाका मारा जा रहा है। आपको पता है खेलो इंडिया के अंदर भी 3,500 करोड़ का जो खेलो इंडिया का बजट रखा गया है, उसमें एक तरफ तो देश में सबसे ज्यादा 600 करोड़ गुजरात के बाटे आया, और हरियाणा के बाटे खेलो इंडिया के बजट देश के 28 प्रदेशों में सबसे कम 28वें नंबर पर मात्र 80 करोड़ आया। और हमारे खेल स्टेडियम्स की क्या हालत है। जो 481 खेल स्टेडियम, राजीव गांधी खेल स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई जिले स्तर पर खेल स्टेडियम जो कांग्रेस सरकार में, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बने थे, आज उनकी क्या स्थिति है आपने देखा। हमारे खिलाड़ियों के लिए इतनी दुर्दशा हो गई उन खेल स्टेडियम्स की कि हमारे खिलाड़ियों के लिए जानलेवा साबित हो रहे खेल स्टेडियम। और अभी मैंने एक अखबार की कटिंग में देख रहा था कि 2019 के बाद इन स्टेडियम्स की रिपेयर या अपग्रेड या नए स्टेडियम बना दो छोड़ो, 2019 के बाद इसकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेने के लिए भी आखिरी परचेज 2019 में हुआ था हरियाणा।